हमने सुना है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। परंतु आज की कहानी जो है वो थोड़ी-सी अलग है। आज की कहानी में एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इस बात के विरोधाभास में हम लोग देखने वाले हैं कि एक असफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से एक राजा शादी करने के बाद इस कदर डूब गया कि वो अपना शासन से जो पावर था वो खो बैठा। हम लोग आज देखने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति को। एक ऐसी क्रांति जो कि इतिहास के पन्नों पर इस कदर लिखी गई, जो यूरोप के इतिहास में कभी भूली नहीं जा सकती। इस कहानी में हम लोग यही देखेंगे कि किस प्रकार से ये क्रांति हुई। क्रांति के बीच का एक पार्ट हम लोग शुरू करते हैं पहले शुरुआत में, और फिर क्रांति कैसे हुई, कारण क्या था, ये सब करते हम लोग लास्ट में आएंगे। शुरू करते हैं इस क्रांति को कि क्या है फ्रांसीसी क्रांति। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहीं पर आती है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आती है, मतलब कि यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, व्यापारियों का प्रभुत्व बढ़ता है। और हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारियों के प्रभुत्व के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने जगह को छोड़कर अन्य जगह जाने लगते हैं। कुछ लोग भारत भी आते हैं, कुछ लोग अमेरिका भी जाते हैं। परंतु हम लोग ये देखते हैं कि जब वो लोग भारत, अमेरिका, चीन इन जगहों पर जाते हैं तो यहीं पर जाके इन लोगों को अपना गुलाम भी बना लेते हैं, है ना। जैसे कि भारत में आके गुलाम बना लिए और कहें कि अब जाओ ब्रिटेन वालों, हम वहाँ पे नहीं आएंगे, हमारा यहीं पे शासन चलेगा अब, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो प्रभुत्व होते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, व्यापार करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मनी में पावर होता है, पैसे में पावर होता है। पैसा वही है जो कि आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जाने देता हूँ मैं। चलो भाई, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय था जब 14 जुलाई 1789 को अफवाह फैलती है कि राजा सेना भेजकर आम जनता पर गोली चलवाने वाला है। जनता में आक्रोश का माहौल होता है, जनता डरी हुई होती है। परंतु इसी बीच हम लोग ये देखते हैं कि उसमें मोटिवेशन आता है और वो लोग कहते हैं कि नहीं, पियो माउंटेन ड्यू और डर की माँ, अरे सॉरी क्या बोल रहा था, पियो माउंटेन ड्यू और बोलो डर को बाय बाय। चलो भाई, तो गोली चलवाने वाला है, ऐसा इन लोग में अफवाह फैलता है। हम लोग देखते हैं टाउन हॉल के सामने 7,000 लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक सेना का गठन करते हैं जिसको हम लोग मॉलिशिया सेना कहते हैं। ये मॉलिशिया सेना जो बनाते हैं ये सेना बास्तिल के किले के पास जाती है। कहाँ जाती है? बास्तिल के किले के पास, जो कि राजा की निरंकुशता का प्रतीक था। बास्तिल का किला ये एक ऐसा किला था जो कि प्रसिद्ध था राजा की निरंकुशता को प्रदर्शित करने के लिए। राजा जब भी किसी को पकड़ता था, कोई भी गुनाह करता था, तो जो राजा है वो उसको यहीं पर लाके सजा देता था। हम लोग देखते हैं कि राजा निरंकुश था, मतलब कि उस पर कोई अंकुश नहीं था, है ना। हाथी होता है तो उसके सिर पर एक अंकुश लगाया जाता है ऐसे करके, है ना, कि वो निरंकुश ना हो जाए। तो उसी हाथी की तरह ये राजा हो गया था। हम लोग देखते हैं भाई आगे कि हथियार मिलने की उम्मीद से जो लोग हैं वो बास्तिल के किले पर आक्रमण करते हैं, घुस जाते हैं अंदर। यहाँ पर लोग कैदी बन के बने बैठे रहते हैं। लोग जाते हैं, इनको कोई हथियार नहीं मिलता है, परंतु इन लोगों को कैदी मिलते हैं। ये कैदियों को रिहा कर देते हैं और हम लोग देखते हैं किले में आग लगा दी जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहता है और ये जो पूरी विद्रोह है ये आगे चलकर हम लोग अपने कक्षा 10वीं के पाठ में पढ़ते हैं। इसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। तो ये पूरी कहानी हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये विद्रोह हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को। तो आओ भाई देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को। तो कारण में पहला कारण हम लोग देखते हैं कि एक राजा होता है, इसका नाम होता है लुई
16। लुई सेलो जो राजा होता है उसका समय काल होता है 1774 में। 74 में 20 वर्ष की आयु में बनता है ये राजा, ठीक है। राजारोहण इसका होता है। हम लोग देखते हैं इसका विवाह ऑस्ट्रिया, ये फ्रांस है ना, ये रहा हमारे पास फ्रांस और ये रहा ऑस्ट्रिया, तो यहाँ से इसका विवाह होता है। किसके साथ होता है? तो मेरी एंटोइनेट से इसका विवाह होता है। एंटोइनेट के साथ इसका विवाह होता है। विवाह इसका होता है, बड़ी खर्चा करता है ससुरा, बहुत खर्चा करता है। अपनी बीवी के लिए ससुरा 400 नौकर रखा रहा। एक में लगभग 1700 के करीब नौकर थे शायद इसके महल में, और 400 नौकर अपनी बीवी को दिया रहा ससुरा मेकअप वेकअप करने के लिए। बहुत खर्चा किया। और वर्साय का जो महल है ना, उसकी साज सज्जा को बनाए रखने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये बेफिजूल की खर्चा करता है ना। तो इसके कारण होता क्या है कि बहुत खर्चा करोगे तो क्या होगा, आप पैसा कम हो जाएगा, तो किसी से उधार मांगोगे तो हम लोग देखते हैं कि पैसे की कमी हो जाएगी। तो हम लोग क्या देखेंगे भाई कि पैसे की कमी होगी, कर वहाँ पर बढ़ जाएगा। और साथ में एक ठो और झंझट आ गया। हम देखते हैं कि युद्ध हो रहा हुआ होता है ना। ये मान लो अमेरिका है, ये हमारे पास अमेरिका है, ये हमारे पास फ्रांस है। अमेरिका है, फ्रांस से ये रहा ब्रिटेन। ब्रिटेन इस पर आक्रमण किया तो फ्रांस कहा रुको रुको, मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारी हेल्प करूंगा अमेरिका। तो फ्रांस जो है वो किससे उधार लेकर सेना भेजता है इसको। तो उधार ये लिया है, इसको क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, बस अमेरिका जीत गया, है ना। अमेरिका से इसका व्यापार होने लगा। तो सब कहानी था। तो हम लोग कहते हैं युद्ध होने के कारण खजाना वैसे ही खाली था, और वर्साय के शानो शौकत, महल की शानो शौकत को बढ़ाने के लिए बेफिजूल की खर्ची की गई। बेफिजूल की खर्ची, जर का मात्रा होगा। और हम लोग देखते हैं कि 400 नौकर जो है वो रानी को लगा देते हैं। अगर जनता एकदम पीड़ित है तो राजा का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो जनता की सेवा करे, ना कि अपने जो बीवी है उसका सेवा करे, है ना। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से जो रानी है इसके पूरा झंझट का कारण बनती है। हम लोग देखते हैं कि जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम होता है उसमें अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य जो है वो युद्ध होता है। ब्रिटेन हारता है, अमेरिका जीतता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें फ्रांस जो है वो ऋण लेकर अमेरिका को सेना आरी देता है। फ्रांस ऋण लेकर अमेरिका को सेना आरी देता है और अमेरिका तो जीत जाता है, परंतु जो फ्रांस है क्योंकि वो ऋण लिया होता है और ऋण किसी दूसरे से लेकर अमेरिका को देता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि युद्ध के बाद जो फ्रांस है उसको ये मोटिवेशन तो मिला कि जब अमेरिका ब्रिटेन से जीत सकता है तो हम लोग भी अपने राजा से जीत सकते हैं। परंतु जो ऋण है वो 2 अरब लीवरे से, लीवरे क्या है भाई? वहाँ की मुद्रा है, ठीक है। 10 अरब लीवरे हो जाता है, अरब लीवरे हो जाता है। कर और बढ़ गया भैया। अब कर बढ़ गया है तो कराधान एक चुनौती बन के आ गई। हम लोग देखते हैं कि चर्च वाले जो है ना, 3 स्टेट होता था, ऐसे 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 ऐसे। सबसे ऊपर सबसे ऊपर कैथोलिक चर्च, फिर सामंत, है ना, राजा लोग, और फिर नीचे आता था हमारे पास तृतीय वर्ग, तृतीय स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स। फर्स्ट और सेकंड जो है कर लेते थे थर्ड वाले से, और थर्ड वाला खूब कर देता था जो है कि। तो हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट वाला यानी कि कैथोलिक चर्च है वो जो कर लेता था उसको हम लोग कहते थे टीथे। और ये जो सामंत हैं, ये सामंत भी इससे कर लेते थे। सामंत को कहते हैं हम लोग टैली या टैले, ठीक है। तो टैले जो है ये कर लेते थे। हम लोग देखते हैं कि जो ऋण है ज़्यादा होता है, इसके कारण कर भी ज़्यादा लगाया जाता है। और हम लोग इसके कारण देखते हैं कि जो तीसरा स्टेट है ये वाला, तीसरे वाले स्टेट का शोषण होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि 3 स्टेट है, ठीक है, 90% आबादी इसी की है। ज़्यादा कौन है? ये है। तो चूंकि 90% किसान है तो इतना बड़ा राज्य है, इतना मान लो, अरे भैया ई का बन गया, ये मान लो हमारे पास राज्य है और इतना मान लो चर्च है, इतने पादरी हैं, सॉरी सामंत हैं, और इतना पूरा जो एरिया है वो पूरा किसानों का एरिया है। तृतीय स्टेट का एरिया है जिसमें कौन आता है? किसान आते हैं, कारीगर आते हैं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सब आते हैं, छोटे मोटे लोग आते हैं। हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो कर से मुक्त हैं। फर्स्ट सेकंड पर कोई कर नहीं लग रहा है। अब ये दोनों मौज कर रहे हैं, ये जो कर दे, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये दोनों भी कर देंगे, है ना। तो इन दोनों को कर लगाने के लिए बड़ा सिस्टम चला, आगे बताऊंगा मैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते क्या है कि कर कौन ले रहा है? फर्स्ट और सेकंड दोनों कर ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? नीचे वाले से, जो किसान है। तो हम लोग देखते हैं कि
कर तो ले ही रहे हैं, परंतु साथ-साथ नमक और तंबाकू पर भी कर ले रहे हैं, है ना? इसके कारण होता क्या है कि ब्रेड की कीमतें बढ़ती हैं। फसल उस समय फसल की कमी थी, ओलावृष्टि होता है, सूखा होता है और जीविका संकट आ जाता है ना? संकट आ जाता है, जीविका संकट आ जाता है। अब जीविका संकट आ गया, समझो ना भाई, समझो भाई, समझो उस समय की कहानी को, जब कहानी ऐसी थी कि आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जो गरीब व्यक्ति है उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, वो क्या करेगा? वो जाएगा महल में, महल में देखेगा कि महल की शान-ओ-शौकत बनाए रखने के लिए इतना खर्चा हो रहा है, फूल महल बनाए जा रहे हैं, मेरी अंतोइनेट एकदम हाय, 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 है ना? लास्ट में सबका गला-वला काट देते हैं सब। तो खैर ये सब कहानी होती है। तो ऐसा कुछ हुआ है फ्रांस में, समझ रहे हो? ऐसा स्थिति था। तो इतना सब कुछ था, इसी बीच हम लोग एक मध्यम वर्ग का उदय भी देखते हैं। मध्यम वर्ग कौन थे भाई? कुछ लोग उस समय हम लोग देखते हैं कि व्यापार के विकास के अंतर्गत कुछ नवीन वर्ग उदित हो जाते हैं, जो कि बुद्धि वाले इंसान होते हैं, उभर कर सामने आते हैं। इनमें वकील शामिल होते हैं, प्रशासनिक सेवक शामिल होते हैं, व्यापारी शामिल होते हैं। अब भैया ये लोग जो होते हैं, जो नए मध्यम वर्ग होते हैं, ये लोग विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? ये जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं हमारे इस श्रेणी के अंतर्गत, फर्स्ट और सेकंड को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, थर्ड ये रहा, तो इन दोनों का विरोध किया जाता है इनके द्वारा। तो ये पूरी कहानी होती है कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए जो लोग हैं फ्रांस में, वो मतलब जबरदस्ती इनको फ्रांस क्रांति करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना? और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए उनको करना पड़ता है। तो लो भैया, एक और कारण मिल जाता है उन लोगों को, दार्शनिकों का प्रभाव। जॉन लॉक आते हैं, रूसो आते हैं, मॉन्टेस्क्यू आते हैं, ये कहते हैं कि तुम लोग लड़ो। ये लोग कहते हैं कि राजा की जो दैवीय शक्ति है, उसका सिद्धांत कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि राजा दैवीय शक्ति होता है। इन्होंने कहा कि राजा प्रजा के लिए कार्य करे, राजा अपनी बीवी के लिए कार्य ना करे। मॉन्टेस्क्यू जो है वो द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब लिखते हैं, इसमें बताते हैं शक्तियों का बंटवारे के बारे में, कि सारी शक्ति राजा के पास नहीं होनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। तो ये सब बात ये कहते हैं। तो इतना सारा कारण होता है और लोग एकदम पगला जाते हैं। अब लोग एकदम पगला चुके हैं। अब चूंकि राज्य संकट में है, तो कर बढ़ाया जाता है। कर बढ़ाने के लिए जो राजा साहब हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं कर बढ़ाऊंगा दिक्कत हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास एक आइडिया है। वो आइडिया है कि हमारे वो पुरन के चच्चा रहा करते थे, उन्होंने सभा बनाई थी। उस सभा का नाम है ए स्टेट जनरल। क्या नाम है? ए स्टेट जनरल। तो हम लोग देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत होती है, और 5 मई सन 1789 का समय होता है। जनरल एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है। एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है। हम लोग देखते हैं कि इस बैठक में जो वर्साय नामक क्षेत्र होता है, यहाँ पर प्रथम वर्ग से, द्वितीय वर्ग से, तृतीय वर्ग से लोग आए होते हैं, प्रतिनिधि आए होते हैं। तो प्रथम वर्ग से 300, द्वितीय वर्ग से 300, तृतीय वर्ग से 600 लोग होते हैं। तो 600 लोग जो होते हैं, ये पूरी समिति में वोट देना होता है ना? इस जनरल समिति में वोट देना होता है। तो 600 लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, हम 600 लोग वोट इस बात के वोट करेंगे कि जो पहला वर्ग है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, यानी कि जो चर्च है और सामंत है, ये दोनों ही वर्ग भी चर्च अब कर देना शुरू करेंगे, क्योंकि ये कर नहीं देते हैं, हमारे ऊपर कर का पूरा बोझ आ जाता है। तो जो पादरी साहब हैं वो भी कर देंगे, और यहाँ पर जो राजा के सब नौकर सब हैं, सेनापति, ये सब भी कर देंगे। तो इस पर होता है बात। तो ये सब बड़ी खुश होते हैं कि हम लोग 600 हैं, इधर 300, 300, 600 लोग हैं। मान लो इसमें से एक को तो ले लेंगे ना, 601 हो जाएगा, तो 601 वोट, और उधर 599 वोट, तो ससुरा डिसबैलेंस हो जाएगा, तो ये लोग जीत जाएंगे। परंतु एक कहानी घटती है। हम लोग देखते हैं कि जो 300 लोग हैं, उन लोगों को राजा कहता है कि भाई ठीक है, ये पूरा ये सभा है, यहाँ पर इतने लोग हैं फर्स्ट के, इतने लोग हैं सेकंड के, और ये पूरा थर्ड स्टेट्स के लोग हैं। तो ये कहता है कि नहीं, एक पूरा ग्रुप एक वोट देगा,
एक पूरा ग्रुप एक वोट देगा, एक पूरा ग्रुप एक वोट देगा, मतलब कि 600 लोग एक चीज़ के लिए वोट करेंगे। अब मान लो कि फर्स्ट स्टेट वाले कह दें कि नहीं हमारे ऊपर कर नहीं लगेगा, है ना, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर कर नहीं लगेगा, ये मना कर दिए। ये भी बोल दिया, मना कर दिया, और ये कहा कि नहीं भाई फर्स्ट और सेकंड स्टेट पर कर लगेगा। तो भी अगर हम लोग देखें तो 2 कर ना के आ गए, तो जब ना के कर आ गए तो इस पर कर नहीं लगेगा। इस बात को हम लोग आगे देखते हैं कि यही सब होता है ना। इसके साथ एक और बात हम लोग को याद रखनी है कि भैया इसमें केवल वकील और वो सब गए थे, जो प्रभुत्व लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो सब गए थे। किसान, कारीगर, महिलाएं इसमें शामिल नहीं थी। जो 600 लोग हैं इसमें महिलाएं शामिल नहीं थी। हम लोग देखते हैं कि महिलाएं शामिल थी, परंतु इन्होंने 4000 पत्रों के माध्यम से अपने मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया था, है ना। अपना जो मुद्दे हैं इन्होंने 600 पत्र के माध्यम से राजा तक दिया था। और राजा कह दिया कि पूरा एक समूह मिलके एक बार वोट देगा। भाग गए सब थर्ड स्टेट वाले, है ना। हम लोग देखते हैं कि जो थर्ड कहानी पर मोड़ आता है, प्रत्येक स्टेट पर सामूहिक वोट होगा। तृतीय वर्ग ने एक व्यक्ति एक वोट की मांग की, राजा ने मना किया, विरोध में लोग बाहर निकल गए। अब 20 जून सन 1789 को हम लोग देखते हैं कि तृतीय वर्ग ने स्वयं को मतलब नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, है ना। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। बहुत शॉर्ट में बताया है मैंने, एक ही पेज में पूरा बता दिया है। सो तृतीय जो है उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली क्या होता है भाई? नेशनल असेंबली होता है कि कानून बनाने वाली संस्था। जैसे हमारे विधानसभा होता है ना, तो भाई संविधान निर्माता, संविधान के निर्माण करने वाला, है ना, संविधान का निर्माण करने वाला, तो इसी को कहते हैं नेशनल असेंबली। तो क्या होता है भाई कि राजा ने, अब इन्होंने कहा तो नेशनल असेंबली बन गया, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, किसने? थर्ड वालों ने। तो राजा ने कहा कि हॉल को बंद करवा दो। हॉल बंद हो गया, लोग आए, देखे ताला लगा है हॉल में, परंतु उनको तो अपना बैठक करना था नेशनल असेंबली का, जहां पर उनको ये कहना था कि नहीं भाई ये सब दोनों कर देंगे और राजा की शक्तियां सीमित होगी, इसकी मांग की गई इसमें। तो ये लोग गए नेशनल असेंबली वाले सब, तो नेशनल असेंबली का हॉल में बंद कर दिया राजा, ताला लगवा दिया। जब ताला लगवा दिया तो कहें कि जाने दो, बगलिया में टेनिस का कोर्ट रहा, है ना। क्या था भाई? टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट था। उसमें लोग इकट्ठा हुए और वहां पर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने राजा की शक्तियों को कम करने की कसम खाई। और हम लोग देखते हैं कि इस पूरे जो नेशनल असेंबली है, वो लोग गए टेनिस कोर्ट में, जो है कर्मकांड हुआ। इसमें एक मिराबियो और आबे सीए करके 2 लोग इसका नेतृत्व करते हैं। मिराबो जो होते हैं वो होते हैं सामंत वर्ग से, और ये होते हैं पादरी वर्ग से। हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों बाद 14 जुलाई 1789 को अफवाह फैलता है कि राजा सैनिक छोड़कर, सैनिक जो छेड़ा है और वो लोगों को, जनता को गोली से मारवाने वाला है। लोग ने विद्रोह किया और बास्तिल का किला जलाया। फ्रांसीसी क्रांति हो गई, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हो गई। ये मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है भैया, कोई बात वाली बात ही नहीं है। तो इस कहानी में हमने क्या देखा? इस कहानी में हमने शुरुआत से अंत तक यही देखा कि फ्रांस में कर बढ़ गए थे, पाव रोटी का दाम बढ़ गया था, जिसके कारण लोग कहें कि नहीं भाई फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग हैं, स्टेट्स हैं, वो लोगों को भी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कर देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। परंतु राजा मना कर देता है, कर वगैरह देने से इनकार किया जाता है। लोग क्या करते हैं? लोग नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित करते हैं, मतलब कि कानून बनाने वाला घोषित करते हैं। उन्होंने कहा कि हम नेशनल असेंबली हैं। इसमें उन लोगों का 2 लोग नेतृत्व करते हैं, एक का नाम होता है मिराबियो, एक का नाम होता है आबेसीए। ये 2 लोग इसका नेतृत्व करते हैं और अंततः हम लोग देखते हैं कि टेनिस कोर्ट में ये लोग शपथ लेते हैं राजा की शक्ति को कम करने का। ये पूरी कहानी जो है ये अंत में खत्म होती है एक क्रांति से, एक विद्रोह से, जहां पर अफरा तफरी मच जाती है, कई लोगों की जान जाती है, और वो जो विद्रोह होता है उसको भविष्य में हम लोग कहते हैं, आने के बाद हम लोग उसको नाम देते हैं फ्रांसीसी क्रांति का नाम। तो यही पूरी कहानी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई किसी नए टॉपिक के साथ।